हिंदुस्तान की जो इमेज है वो लगातार नीचे जा रही है, लगातार झूठ बोलते रहें, और जब मीडिया आपका साथ दे रहा हो तो झूठ बोलना और आसान हो जाता है। तो आप एक मुसलमान का हवा डरावना खड़ा करते हैं। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NPR NRC के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मुसलसल जारी है और ये लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी। बड़ी बड़ी शख्सियात एक्टिविस्ट यहाँ आ रही है और आज इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जनाब अपूर्वा आनंद साहब, और ये उन लोगों में है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के जो भी मुद्दे जो इंसानियत के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ होते हैं उसमें अपूर्वा आनंद साहब सरफ़हरिस्त रहते हैं। तो हम उनसे जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसके बाद NPR का मसला है, सरकार कह रही है कि ये जो कानून है किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है बल्कि कुछ लोगों को शहरियत देने के लिए है। तो आप लोगों की लड़ाई किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? देखिए, दुनिया में जो भी सभ्य देश हैं वे सभ्य देश ये नहीं पूछते हैं अगर आप उनके आ रहे हैं पनाह लेने कि तुम्हारा मज़हब क्या है। पहले तो यही असभ्यता है, ये हम भी नहीं करते और आप भी नहीं करते। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो आप दरवाज़ा खोल के ये नहीं पूछते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो या हिंदू हो तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, है ना। अगर वो कहीं से किसी से बचने के लिए आ रहा है तो आप उसको पनाह, उसका मज़हब पूछ के नहीं देते हैं। तो अगर इस बहुत ही मामूली इंसानी उसूल को ही देख लें तो उस उसूल पर यह कानून खोटा उतरता है, जिसमें वह एक मज़हब के लोगों को अलग कर देता है। तो फिर अगर तस्लीमा नसरीन हिंदुस्तान में शहरियत लेना चाहें तो आप तो नहीं देंगे उन्हें, क्योंकि वो मुसलमान हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दूसरे के इस कानून में जो छिपा हुआ एक छिपी हुई शैतानी है वो ये कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 मुसलमान बहुल देश, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कि ये तीनों बहुत ही खूंखार क्रूर देश हैं जिनमें लगातार अत्याचार हो रहा है और हम बहुत महान हैं जो शरण दे रहे हैं। ये सच है कि पाकिस्तान में अत्याचार हुआ है, ये सच है कि बांग्लादेश में हुआ है, यह भी सच है कि हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो आप अपने पड़ोसी देशों को इस तरफ बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए इस कानून का जो अर्थ है वह इस कानून की जो भाषा है उसमें तो है ही, उस पूरे संदर्भ में है जिसमें यह कानून लागू किया जा रहा है और इसको हमको समझने की ज़रूरत है। दरअसल यह कानून एक तरह की सियासत है, जिस सियासत में आप एक वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं जो एक परमानेंट वोट बैंक है, जिसकी बुनियाद सिर्फ यह है कि वो मुसलमानों से नफ़रत करता हो। तो आप एक मुसलमान का हवा डरावना खड़ा करते हैं और उस डरावने से डरा के लोगों को अपनी तरफ आप लाना चाहते हैं। ये वोट बैंक है, वोट बैंक। तो और आप ये सोचते हैं कि ये ऐसा डरावना होगा जो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सब कर रहे हैं या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का जो दस्तूर है वहाँ मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया, मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनको रिजर्वेशन हासिल। कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अगर इसमें चले जाएंगे तो फिर उस जाल में ही फंस जाएंगे। देखिए, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है। पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून है जो कि हटाया जाना चाहिए, ब्लास्फेमी का जो कानून है। आप उसका सहारा लेकर किसी को भी जेल में रख सकते हैं। आप सलमान तासीर का किस्सा जानते हैं क्यों? इसलिए किसी के पक्ष में बोलने की बात नहीं है। सवाल यह है कि हम खुद अपने बारे में क्या तय करते हैं और दूसरे के क्या ये सच नहीं है कि पिछले 7 साल में जो लोग यह हुकूमत चला रहे हैं उन्होंने लगातार एक घृणा अभियान मुसलमानों के खिलाफ चलाया। हर बार मौका निकाल कर छींटा कशी करना, फप्ती करना, जैसे रामलीला मैदान में यह कहना कि आज इनके हाथ में तिरंगा है, यह देख के बहुत सुकून मिलता है।
और भी अच्छा हो जब ये आतंकवाद की निंदा करें। क्या है, कब इस मुल्क के मुसलमान ने तिरंगा नहीं उठाया? तो ये जो एक लगातार की जाने वाली चीज़ है, छींटा कशी, फप्ती, गाली गलौज, नफ़रत भरना, नफ़रत का जहर भरते चले जाना। लो, जिस वक्त मुसलमान, ये पनाह की बात कर रहे हैं ना, 2002 में गुजरात के 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान पनाह मांग रहे थे, ठीक है? प्लास्टिक की शीट के नीचे शाह आलम, दूसरे तमाम जगह कैंप थे जिसमें मुसलमान रह रहे थे अपने घरों को छोड़कर। जो शख्स ये कानून ला रहा है, उस वक्त उसने क्या किया था? उसने कहा कि हम इनको चलने नहीं देंगे, इन शेल्टर्स को। और उसने क्या कहा अपनी सभाओं में कि क्या हम फैक्ट्री चलाएं, हम 5 हमारे 25 वालों की? तो हम किसको धोखा देना चाहते हैं? ये बात बहुत साफ है कि इसकी मंशा क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको हम सब लोगों को समझना चाहिए। सीए के बाद एनपीआर और एनआरसी का मसला है, सरकार इस पर संसद में कुछ और बोल चुकी है, सड़क पर कुछ और बोल रही है। अब उनका कहना है कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी किस बात को आप लोग मानेंगे? देखिए, एक तरीका होता है आप लगातार झूठ बोलते रहें, और जब मीडिया आपका साथ दे रहा हो तो झूठ बोलना और आसान हो जाता है। तो ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि मीडिया सरकार का पैरोकार है। आमतौर पर मीडिया सरकार की तनकीद करता है ना? पहली बार है कि सरकार कुछ कहे उसके पहले मीडिया पेश है उसके डिफेंस में। तो ऐसा मीडिया हो, फिर सरकार का झूठ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि आप उसको याद नहीं दिलाएंगे कि भैया आपने परसों संसद में उंगली दिखा कर धमकी दी थी कि हम ये लाने वाले हैं। तो इसलिए इनकी किसी बात पर अगर आप कहेंगे आज इन्होंने यह कहा, कल वह कहा, असल चीज़ है सियासत को समझना। सियासत के जो इनका ग्रामर है, उस ग्रामर को समझना। वो ग्रामर है मुसलमानों को हैवान दिखाकर हिंदू का वोट बैंक तैयार करना और यह करके हिंदुओं पर कब्जा कर लेना। तो आप मुसलमानों को हैवान दिखाएंगे, हिंदू को गुलाम बनाएंगे, यही पूरी सियासत मतलब है। हिटलर ने जो कानून जर्मनी में के नाम लाया था, क्या ये कानून भी उसी की शक्ल है? देखिए, हिटलर, आखिर यह बात साबित हुई ना कि वो कोई आर्य जर्मनों का शासन नहीं था, वो हिटलर का शासन था। यह बात बहुत बाद में लोगों को समझ में आई। उस वक्त उनको लगता था हमारी तरफ से हुकूमत हो रही है ना? यह गलतफहमी पैदा हो जाती है, और जब यह गलतफहमी पैदा होती है तब जर्मनी के लोगों ने यहूदियों को मारने में हिटलर का साथ दिया। यहूदी जब ले जाए जा रहे थे कैंप्स में, तो जर्मन लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि उनको लगा कि वो हुकूमत कर रहे हैं। बाद में पता चला कि उन पर भी वो भी गुलाम थे, लेकिन बहुत बड़ी कीमत देकर पता चला। तो अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह गलतफहमी हो जाएगी कि ये उनकी हुकूमत होगी, उनकी हुकूमत नहीं होगी, ये हुकूमत एक गिरोह की होगी और वे भी गुलाम होंगे इस हुकूमत। और जो स्टूडेंट्स तहरीक चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें खुलकर आना चाहिए? जैसे स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन है, जामिया से तहरीक शुरू हुई, मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में है। स्टूडेंट्स ने, जामिया के जो स्टूडेंट निकले वो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लड़के लड़कियां। जेएनयू से निकले वो सब हर मजहब के थे। दूसरे राज्यों में जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं हर मजहब के हैं। तो वे एक मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने खौफजदा ना हो जाएं कि अगर आप निकलेंगे तो आपको मुस्लिम परस्त कह दिया जाएगा। आप हक की बात के साथ खड़े होइए। हक की बात किसी के भी साथ जाती हो। अभी हिंदुस्तान में हक की बात यह है कि आप अक़लियत के साथ खड़े हों। जिस पर जुल्म हो रहा है उससे कौन इनकार कर सकता है? आप आंख मूंद सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों से आ रहे लोग तो बता रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। वो तो, उनको आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह झूठ बोले। आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि मैं कहता हूँ हिंदू भी जानता है कि क्या हो रहा है।
तो मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि हम खुद को धोखा ना दें। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। खुल करके सपोर्ट करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए, जैसे मीडिया को भी ये समझना चाहिए, हिंदी अखबारों को ये समझना चाहिए कि उनको मुसलमान भी पढ़ते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि अपने अखबारों से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अभियान चलाएं, है ना। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए कि मुसलमान उनको वोट देते हैं और वो ये नहीं कर सकते कि आप उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके और अपना काम चलाएंगे। ये मुमकिन नहीं है, होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स उनको यही कह रहे हैं कि आप हिम्मत लाइए और सड़क पर आइए। ये लड़ाई अंदरून मुल्क चल रही है, इंटरनेशनल सतह पर भी आवाज़ उठ रही है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में या OIC ने कई तरह का सारे लोगों ने बोला है। तो क्या इंटरनेशनल प्रेशर जो बन रहा है उसका भी हिंदुस्तान पर दबाव होगा? देखिए, ये अभी हम जिस तरह के हालात में हैं उसमें हमको पता है कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, तुर्की, इन सब जगह, फिलीपींस, इन सब जगह तानाशाह हैं, है ना। तुर्की में भी हैं, बाकी जगह भी हैं। ये मॉडल है। हिंदुस्तान चीन का मॉडल अपनाना चाहता है और पुतिन के रूस का और इजराइल का साथ साथ 3 चीज़ों को मिलाकर वो अपना मॉडल बनाना चाहता है। उसके बावजूद एक इंटरनेशनल ओपिनियन है, उस इंटरनेशनल ओपिनियन के अदालत में हिंदुस्तान की जो इमेज है वो लगातार नीचे जा रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आप थे अपूर्वानंद साहब जिन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि इंटरनेशनल सतह पर हिंदुस्तान की इमेज डाउन हो रही है, ख़राब हो रही है। स्टूडेंट्स की तहरीक है जिसे पूरे मुल्क को समझना चाहिए और अब सब लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिविल सोसाइटी को, एक्टिविस्ट को घरों से निकलना चाहिए क्योंकि अब डर नहीं रह गया है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।